गुस्से में आदित्य को घूर रही थी, पर आदित्य ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हाथ की घड़ी बांधे उसे देख रहा था। प्रीति फिर से बोली, लगता है बहुत पैसा है आपके पास, इसलिए ही तो आप कोई भी कीमत देकर मेरी जमीन खरीदने चले आए। पर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं आपको अपनी जमीन कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं, समझे आप? मैं यहाँ तुम्हारी जमीन लेने आया हूँ और उसे लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। वैसे तो मुझे कोई भी सौदा ईमानदारी से करना ही पसंद है, और गलत तरीके से कुछ भी हासिल करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। पर तुम्हारी जमीन हासिल करने के लिए मुझे कोई भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े, मैं जरूर अपनाऊंगा, पर तुम्हारी जमीन लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति गुस्से में बोली, अच्छा, ऐसा क्या खास है मेरी जमीन में जो आप उसे खरीदने के लिए दोगुनी कीमत भी देने के लिए तैयार है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता है। ये सुनकर प्रीति गुस्से में भड़की, तो मैं भी आपको अपनी जमीन बेचना जरूरी नहीं समझती। अगर आप यहाँ सिर्फ उस जमीन की वजह से आए हैं तो चले जाइए, क्योंकि आपका तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, हम गांव के लोगों के लिए जमीन हमारी माँ होती है, जिसे हम बेचा नहीं करते। आदित्य गुस्से में बोला, हाँ, तुम लोग जमीन को बेचा नहीं करते, पर किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे उसकी जमीन छीना जरूर करते हो। यही करती है तुम्हारी फैमिली, और यही करती आई है, और शायद आगे भी यही करती रहेगी। प्रीति गुस्से में आदित्य को उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार बाबू साहब, जो आपने मेरी फैमिली पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए। मेरी फैमिली ने आज तक किसी की जमीन नहीं छीनी। पूरा गांव मेरे दादा सा की दिल से इज्जत करता है, हमारे परिवार का मान करता है। आदित्य अकड़ कर बोला, मान नहीं करता है, बल्कि तुम्हारे उस गुंडे भाई से डरता है, समझी तुम? इतना सुनते ही प्रीति का गुस्सा और बढ़ गया। वो आदित्य को घूरते हुए बोली, मेरे भाई साहब पर इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार खुद को भी आईने में देख लीजिए। आप भी जो कर रहे हैं उसे भी गुंडागर्दी ही कहते हैं, इसलिए आपको मेरे भाई साहब पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। और रही बात मेरी जमीन की, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जमीन आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी जमीन है, और ये जमीन आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक मैं जमीन के पेपर्स साइन न कर दूं, और मैं साइन कभी नहीं करूंगी, समझे आप? इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली गई। आदित्य उसे गुस्से में जाते हुए देख रहा है। कुछ कदम चलने के बाद प्रीति ने चलते हुए फिर से गुस्से में पलटकर आदित्य की ओर देखा और फिर वहां से चली गई। आदित्य खुद से बोला, साइन तो तुम करोगी, फिर चाहे अपनी खुशी से करो या फिर मजबूरी में, क्योंकि इस जमीन को लिए बिना मैं इस गांव से कहीं नहीं जाने वाला। ये जमीन मेरी दादी की है और मैं उन्हें उनकी जमीन वापस देकर रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इधर विक्रांत ने हवेली के बाहर पहुंचते ही जैसे ही अपनी गाड़ी रोकी तो केसर गाड़ी से बाहर आकर बोली, विक्रांत, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। जी माँ साहब। विक्रांत के इतना कहते ही केसर हवेली के अंदर चली गई, पर विक्रांत अपनी जीप में बैठा अभी भी आदित्य की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर से आ रही प्रीति पर पड़ी। विक्रांत को देखते ही प्रीति के कदम रुक गए। विक्रांत उसे घूरने लगा। प्रीति आहिस्ता आहिस्ता विक्रांत की ओर बढ़ी और बोली, वो मैं दादा सा के लिए बिस्किट के पैकेट लेने गई थी। दादा सा कल अमरनाथ के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। सॉरी भाई सा। विक्रांत बिना कुछ कहे गुस्से में जीप से बाहर आया और हवेली के अंदर चला गया। उसके जाते ही प्रीति ने गहरी सांस ली और खुद भी हवेली के अंदर आई और सीधे अपने दादा सा के कमरे में चली गई।
विक्रांत जैसे ही केसर के कमरे में पहुंचा तो वो बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। विक्रांत ने पूछा, क्या बात है माँ सा? केसर उठी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और विक्रांत की ओर देखकर बोली, विक्रांत, वो लड़का हमें उस जमीन की दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार था, पर तूने उसे बिना सोचे समझे न कह दिया। तुझे कुछ अंदाजा है कि तेरी इस ना की वजह से करोड़ों रुपए हमारे हाथों में आते आते रह गए। तो मैं क्या करता माँ सा? प्रीति वही थी। अगर मैंने आदित्य साहब से जमीन के बारे में कोई भी बात की होती तो प्रीति को हमारे इरादों पर शक हो जाता, और आप प्रीति को तो जानती ही है। 2 मिनट भी चुप नहीं रहती, आदित्य साहब के सामने ही अपना मुंह खोल देती। विक्रांत के इतना कहते ही केसर ने हैरानी से पूछा, प्रीति वहां थी? जी माँ सा, दुकान पर दादा सा के लिए कुछ लेने गई थी। सुमित्रा ने कुछ पल सोचकर कहा, विक्रांत, लगता है वो लड़का बहुत अमीर है, तब ही तो वो इस जमीन की दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार है। हाँ माँ सा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आदमी, जिसकी मुंबई जैसे बड़े शहर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो यहाँ इस छोटे से गांव में हमारी ही जमीन क्यों खरीदना चाहता, और वो भी बाजार भाव से दोगुनी कीमत देकर। विक्रांत की बातें सुनकर केसर तुरंत बोली, दोगुनी नहीं बल्कि मुंह मांगी कीमत देगा वो हमें। ये सुनकर विक्रांत भी बोला, हाँ माँ सा, मुझे भी यही लगता है कि वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा, पर तब जब उसे वो जमीन मिलेगी जो हम उसे कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आप अच्छे से जानती है कि वो जमीन प्रीति की है, और वो ढीठ लड़की हमारी बात कभी नहीं मानेगी, और वैसे भी कल दादा सा भी चले जाएंगे। इतने कम वक्त में दादा सा को भी जमीन बेचने के लिए मनाना नामुमकिन है। केसर सोच में पड़ गई और विक्रांत भी। कुछ पल सोचने के बाद केसर ने पूछा, विक्रांत, उस जमीन का बाजार भाव कितना होगा? 50 एकड़ जमीन है माँ सा, कम से कम 25 करोड़ रुपए कीमत होगी उस जमीन की। विक्रांत के इतना कहते ही केसर हैरानी से पूछा, मतलब अगर हम उस लड़के को ये जमीन दे देते हैं तो हमें 50 करोड़ रुपए मिलेंगे? विक्रांत परेशान होकर बोला, हाँ माँ, उस जमीन में आधा हिस्सा मेरा भी होता अगर मेरे बाबा सा ने वो जमीन नहीं बेची होती। वो तो काका सा ने वो जमीन उस इंसान से खरीद ली थी जिसे बाबा सा ने वो जमीन बेची थी। सिर्फ बाबा सा की वजह से आज हमारे पास कुछ नहीं है, वरना आज हम इस हवेली पर राज कर रहे होते। बीती बातों को याद करने से सिर्फ तकलीफ मिलेगी बेटा। अच्छा होगा अगर हम सब कुछ भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े और जो कुछ हमने खोया है उसे हासिल करने के रास्ते तलाशे। केसर की बातें सुनकर विक्रांत ने उनसे पूछा, माँ सा, आप प्रीति के किस राज की बात कर रही थी? केसर तुरंत बोली, मैंने कहा था ना कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर सही वक्त आने पर जरूर बताऊंगी। फिलहाल हमें कुछ करना होगा विक्रांत, क्योंकि 50 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हम इस जमीन को बेचकर रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हाँ माँ, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसने हमें 24 घंटे दिए हैं, हमें जमीन उसे देना का। इन 24 घंटों में कोई न कोई रास्ता तो निकालना होगा। इतना कहकर विक्रांत सोच में पड़ गया। इधर प्रीति अपने कमरे में आई और आदित्य की बातों के बारे में सोचने लगी। ये पारो भी न कुछ भी बोलती है। जो इंसान मुझसे मेरी जमीन छीनना चाहता है उसका नाम मेरे नाम के आगे जोड़ना चाहती है, पर मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जमीन उन्हें कभी छीनने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ जो भाई सा ने साफ साफ इनकार कर दिया। इतना कहकर प्रीति गुस्से में बेड पर बैठकर फिर से कुछ सोचने लगी और बोली, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उस जमीन में ऐसा क्या है जो बाबू साहब उसे दुगुनी कीमत देकर भी खरीदने के लिए तैयार है। वो तो इतने बड़े आदमी हैं और उनका बिजनेस तो देश विदेश में फैला हुआ है,
तो फिर वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपना सारा काम छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? हम तो उस जमीन पर खेती भी नहीं करते हैं। वो जमीन तो ऐसे ही पड़ी है, तो फिर बाबू साहब को वही जमीन क्यों चाहिए? जहाँ तक मैंने आदित्य बाबू के बारे में पढ़ा है, वो अपनी जिद के पक्के हैं और जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले कि बाबू साहब हमसे हमारी जमीन छीन ले, मुझे दादा सा को बाबू साहब के इरादों के बारे में बता देना चाहिए। वही बाबू साहब को समझा सकेंगे कि वो हमारी जमीन खरीदने का इरादा छोड़ दे, क्योंकि हम ये जमीन कभी किसी को नहीं बेचेंगे। दूसरी ओर जगदीश अपने कमरे में पहुंचे तो गंगा परेशान वहां बैठी केसर की कही बातों के बारे में सोच रही थी। जगदीश आकर गंगा के पास बैठे। उनके बैठते ही गंगा बोली, मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा सा लड़का देखकर जितनी जल्दी हो सके प्रीति का ब्याह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे उसकी विधवा होने वाली बात पता चल गई तो मेरी बच्ची से उसकी मुस्कान छीन जाएगी, और अगर भाभीसा ने गुस्से में ये बात किसी बाहर वाले को बता दी तो पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाएगी और गांव वाले हमें मजबूर करेंगे कि हम प्रीति को एक विधवा का जीवन जीने के लिए मजबूर करें। जगदीश परेशान होकर बोले, जानता हूँ गंगा, मेरी बच्ची को ये सब ना सहना पड़े, इसलिए ही तो हमने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, पर गलती तो हमसे ही हुई है। हमें बाबा सा की बात मानकर प्रीति का ब्याह बचपन में नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की हमने, बहुत बड़ी। गंगा रोने लगी और बोली, बाबा सा ने तो अच्छा घर और अच्छा लड़का देखकर ही प्रीति का ब्याह करवाया था, पर उन्हें क्या पता था कि शादी के अगले ही दिन आई बाढ़ में कंवरसा नदी में जा गिरेंगे और फिर कभी न मिलेंगे। पर मेरा दिल आज भी यही कहता है कि कंवरसा को कुछ नहीं हुआ, वो एक दिन जरूर लौटेंगे। भरी बरसात में उफनती नदी में हम जैसे इंसानों के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, तो 6 साल का बच्चा कैसे बच सकता है गंगा? हम सब ने उन्हें महीनों तक ढूंढा है, पर कंवरसा का कोई पता नहीं चला। जगदीश की बातें सुनकर गंगा ने उनका थामकर कहा, ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने उन्हें बचा लिया हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो नदी में पत्थरों के बीच फंसकर मर गए हो और इसी वजह से हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए हो। ये सुनकर गंगा कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। जगदीश उसे दिलासा लेते हुए बोले, और अगर तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ये मान भी लूं कि वो जिंदा है, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ढूंढना हमारे लिए नामुमकिन है। और वैसे भी 6 महीने का मासूम बच्चा अगर उस नदी में बच भी गया होगा तो अपने परिवार से बिछड़ने के बाद उसे कुछ याद तक नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है तो वो जवान हो चुका होगा और उसकी अपनी एक जिंदगी होगी। ये सुनकर गंगा कुछ नहीं बोली। दूसरी ओर आदित्य अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। पिछले 3 दिनों में मुझे एक बात तो समझ आ ही गई है कि ये जमीन मुझे सीधे तरीके से कभी नहीं मिलेगी, पर मुझे दादी के बर्थडे तक किसी भी हालत में ये जमीन चाहिए। उस लड़की के तेवर से तो ये बात साफ है कि वो ये जमीन बेचने के लिए कभी नहीं मानेगी, और वो सुमेर, वो भी इस लड़की का आशिक है, इसलिए वो भी मेरी मदद करने से रहा। पर विक्रांत, उसकी जुबान तो कुछ और बोल रही थी, पर उसकी आंखों में मैंने पैसों की चमक देखी थी। मुझे लगता है कि शायद वही एक इंसान है जिसकी मदद से मैं मेरी जमीन फिर से हासिल कर सकता हूँ। मुझे उससे एक बार फिर से बात करनी होगी। आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने बैग पर रखा अपना फोन उठाया और अपने भाई विवान की कॉल देखकर कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही विवान ने पूछा, भाई कहाँ गुम हो जाते हो आप? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, कहीं गुम नहीं हुआ हूँ,
क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं होता। किसी काम के सिलसिले में राजस्थान आया हुआ हूँ। ओह, मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। आप कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने में लगे हुए हो। विवान की बातें सुनकर आदित्य हल्के से मुस्कुरा दिया। विवान फिर से बोला, वैसे भाई, राजस्थान में मेरी एक दोस्त भी रहती है, बहुत प्यारी है। इस वक्त वो कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव ही गई हुई है। अगर आप मुझे बता देते कि आप राजस्थान जाने वाले हैं तो मैं भी आपके साथ वहां चलता और अपनी दोस्त का गांव भी देख लेता। आदित्य अपने रूम में टहलते हुए बोला, गांव में रहना तुम्हारे बस की बात नहीं है विवान। तुम्हें 24 घंटे एसी में रहने की आदत है और यहाँ इतनी गर्मी है कि तुम 1 घंटे भी गांव में रह नहीं पाओगे। विवान ने पूछा, वहाँ सच में इतनी गर्मी होती है भाई? हाँ, और अगर दिन भर में 1 घंटा भी बिजली हो यहाँ तो समझ लो कि बहुत ज्यादा हो गई। आदित्य के इतना कहते ही विवान, फिर तो मैं यही ठीक हूँ, अपनी दोस्त से मैं दिल्ली में ही मिल लूंगा। वैसे आप वापस कब आ रहे हैं? दादी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी तक तो आप आ जाएंगे ना? आदित्य ने जवाब दिया, हाँ विवान, दादी के बर्थडे के पहले मैं आ जाऊंगा और उनके लिए ऐसा बर्थडे गिफ्ट भी लाऊंगा जिसे हमारी दादी कभी नहीं भूलेगी। विवान ने पूछा, ऐसा क्या ला रहे हैं आप भाई? अभी कुछ नहीं बताऊंगा, पर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि उनका गिफ्ट लिए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर विवान सोच में पड़ गया। आदित्य फिर से बोला, अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। 1 मिनट भाई, वो मुझे न। विवान ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि आदित्य ने पूछा, रुपए चाहिए है न? विवान मुंह बनाकर बोला, जी। आदित्य हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऑफिस में जाकर मनीष से ले लेना। विवान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू भाई, एंड आई लव यू। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब फोन रखूं या और भी कुछ चाहिए? विवान भी मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं चाहिए, बाय बाय। आदित्य ने कॉल कट कर दिया। इधर प्रीति अपने दादासा के कमरे में उन्हें आदित्य की जमीन खरीदने वाली बात बताने के लिए पहुंची, पर फिर उसके कदम रुक गए। क्या कर रही है प्रीति? दादासा कल इतनी बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं और तू उन्हें ये बात बताकर परेशान करने वाली थी। इतना कहकर वो उल्टे पैर ही लौट गई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि आदित्य किसी जमीन के सौदे के लिए मेले में सुमेर को ढूंढ रहा था और उसने ही उसे आदित्य से मिलवाया था। वो गुस्से में बोली, मुझे पता था कि ये सुमेर तो पैदाइशी कमीना है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। बाबू साहब जरूर इसे मेरी ही जमीन का सौदा करने के लिए ढूंढ रहे होंगे और ये सुमेर पैसों के लिए उनकी मदद करने के लिए मान भी गया होगा, पर उसने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। बाबू साहब ने जरूर उसे बहुत सारे रुपयों का लालच दिया होगा, जैसे वो भाई सा को दे रहे थे। मैं दादा सा को कुछ नहीं बता सकती, पर इस सुमेर से तो बात कर ही सकती हूँ। आज इसकी दलाली की दुकान मैंने बंद न करवा दी तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। इतना कहकर प्रीति गुस्से में हवेली से बाहर जाने लगी, पर फिर उसके कदम रुक गए और वो खुद से बोली, अभी नहीं प्रीति, कल जब भाई सा दादा सा को स्टेशन छोड़ने जाएंगे तब मौका देखकर तुझे सुमेर से बात करनी होगी और बाबू साहब से भी। तुझे उन्हें समझाना होगा कि ये जमीन बिकाऊ नहीं है, इसलिए इससे पहले कि भाई सा और उनके बीच जमीन को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो, तुझे उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। यही सब सोचकर प्रीति फिर से अपने कमरे में चली गई। दूसरी ओर आदित्य अपनी जीप ड्राइव कर रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बज उठी। उसने अननोन नंबर देखकर कॉल रिसीव की। हेलो, कौन?
दूसरी ओर से विक्रांत बोला, विक्रांत बोल रहा हूँ आदित्य साहब, आपसे मिलना चाहता हूँ, अभी मेरे गेस्ट हाउस आ जाओ। ठीक है, मैं 5 मिनट में आपके गेस्ट हाउस आ रहा हूँ। विक्रांत के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दी। उसने अपनी जीप घुमाए और गेस्ट हाउस की तरफ ली और ड्राइव करते हुए बोला, इसका मतलब मैं सही था। उसकी आंखों में मैंने रुपयों की चमक सही देखी थी। विक्रांत उस जमीन के सिलसिले में ही मुझसे मिलना चाहता है। इतना कहकर आदित्य ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और कुछ देर में गेस्ट हाउस पहुंचा। वो जीप से उतरकर सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने अपनी अलमारी खोली और एक फाइल उसमें से निकाल कर देखने लगा। तभी चंदू दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबू साहब, आपसे छोटे ठाकुर साहब मिलने आए हैं, उन्हें बैठने के लिए कहो। मैं आ रहा हूँ। आदित्य के इतना कहते ही चंदू भागता हुआ बाहर आया और विक्रांत से बोला, छोटे ठाकुर आप बैठिए, बाबू साहब बस आ ही रहे हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। चंदू इतना कहकर वहां से चला गया और विक्रांत और वीर वहीं रखे सोफे पर बैठ गए। तभी आदित्य फाइल हाथ में लिए अपने कमरे से बाहर आया। बाहर आते ही उसने विक्रांत के सामने टेबल पर फाइल फेंकी तो विक्रांत और वीर दोनों हैरानी से उठ खड़े हुए और आदित्य को देखने लगे। लेखिका कविता वर्मा।